हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग के लिए लेकर आए हैं एक नई स्टोरी। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आए। स्टोरी पसंद आए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आगे का एपिसोड बना सके। और आप लोग को एक और बात बताना चाहते हैं, नेटवर्क का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम स्टोरी बना नहीं पा रहे हैं। उसके लिए दिल से माफ़ी चाहते हैं। अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। आप लोग को स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। एक 21वीं सदी की मिलिट्री डॉक्टर जो मौत के बाद जागी तो खुद को एक पागलखाने में पाया। शरीर ऐसा जिसे दुनिया नाकारा कहती है और एक नौकरानी जो उसे धीरे धीरे जहर देकर सच में पागल बनाना चाहती है। लेकिन उन बेवकूफ़ों को नहीं पता था कि अब इस कमज़ोर शरीर में एक खूंखार शेरनी की आत्मा आ चुकी है जो जहर का जवाब मौत से देना जानती है। अब आगे पागलखाने में एक नई शुरुआत। पंचतत्व महाद्वीप, अग्नि साम्राज्य। शाही राजधानी के बाहरी छोर पर पागलखाना घाटी स्थित थी। ये जगह गगनचुंबी प्राचीन पेड़ों और हरी भरी लताओं से ढके रास्तों से घिरी हुई थी। घाटी के ठीक बीचों बीच शाही पागलखाना मौजूद था। राजधानी में 5वें दर्जे या उससे ऊंचे पद वाले किसी भी अधिकारी के परिवार का कोई सदस्य अगर मानसिक बीमारी का शिकार होता तो उसका इलाज यहीं किया जाता था। पागलखाने की बाहरी सीमा पर ऊपर की ओर मुड़े हुए छज्जे और खपरेल की छतें थीं। 8 फीट ऊंची दीवारें और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इसे किसी जेल जैसा रूप देती थीं। वहीं इसके भीतरी हिस्से में अलग अलग आकार के कई आलीशान कमरे थे। हर कमरे के बाहर एक नंबर लिखा था और वहां रहने वाले हर मरीज की देखभाल के लिए एक नौकरानी नियुक्त की गई थी। अवनी कमरा नंबर 11 में रहती थी। जैसे ही भोर की पहली किरण ने खिड़की की जाली से छनकर कमरे में दस्तक दी, अवनी की आंख खुल गई। वह फुर्ती से उठी, अपनी रजाई को चौकोर आकार में तय किया और एक गहरे लाल रंग की पोशाक पहन ली। इसके बाद उसने ऊपर से एक धुंधले रंग का हल्का कोट ओढ़ लिया। कपड़े बदलते समय अवनी के माथे पर हल्की सी सिलवटें पड़ गईं। इस नई दुनिया में उसका देहांतरण हुए पूरे 3 दिन बीत चुके थे। वह अभी भी इन प्राचीन कपड़ों की बिल्कुल आदी नहीं थी। ये बहुत भारी थे और इनमें आसानी से हिलना डुलना काफ़ी मुश्किल था। 21वीं सदी में वह 10 साल के सैन्य अनुभव के साथ एक मिलिट्री मेडिकल मेजर जनरल रह चुकी थी। वह हर सुबह ठीक 5 बजे उठ जाती थी। उसकी यह आदत उसकी आत्मा की गहराइयों में बस चुकी थी और शरीर बदलने के बावजूद ये बदलने वाली नहीं थी। हाथ मुंह धोने के बाद अवनी ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आए। एक घने और हरे भरे पेड़ की छांव तले उसने अपनी मिलिट्री कॉम्बैट बॉक्सिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी। बोस्टेन्स पंच थ्रोट पियर्सिंग किक उसके हर वार में एक अलग ही तेजी थी। आधे घंटे से भी कम समय में अवनी के माथे पर पसीने की बारीक बूंदें छलकने लगीं। उसकी सांसें थोड़ी उखड़ने लगीं और चेहरा तेजी से पीला पड़ने लगा। वह थोड़ी खींच गई और मन ही मन बुदबुदाई, ये कैसा खस्ताहाल शरीर है। ये तो सच में बहुत ही दयनीय है। इतनी थकान और कमजोरी महसूस होने के बावजूद उसने अपने मजबूत सैन्य दृढ़ संकल्प के दम पर पूरे 1 घंटे तक अभ्यास जारी रखा। अवनी ने एक लंबी आह भरी। वह पेड़ के मोटे तने का सहारा लेकर खड़ी हो गई और अपने माथे का पसीना पोंछने लगी। उसने सोचा, आज मैं 1 घंटे तक टिक पाए, ये कल के मुकाबले एक अच्छा सुधार है। कल मैं अपनी ट्रेनिंग में 15 मिनट और जोड़ूंगी। एक मिशन के दौरान उसने अपनी जान गंवा दी थी। अब जब किस्मत ने उसे दोबारा जीने का मौका दिया था तो उसे इस मौके की कद्र करनी ही थी। शरीर का कमज़ोर होना कोई बड़ी समस्या नहीं थी। लगातार और कड़ी मेहनत से इसे ठीक किया जा सकता था। लेकिन असली समस्या कुछ और थी। तभी अवनी ने सिर उठाया और देखा कि हरी रेशमी पोशाक पहने एक औरत पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी। तुम वहाँ पेड़ पर क्या कर रही हो? तुम नीचे क्यों नहीं आ जाती? अवनी ने हैरान होकर पूछा। हरी रेशमी पोशाक वाली उस औरत ने पेड़ के तने को कसकर पकड़ लिया। उसने अपना सिर घुमाया, अवनी की तरफ देखकर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान बिखेरी और फिर सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, मैं नीचे नहीं जाऊंगी। मैं अभी पकी नहीं हूं। ये सुनकर अवनी के चेहरे पर उलझन के भाव उभर आए। उस औरत ने अपनी एक पतली सी उंगली आगे बढ़ाई और पेड़ के नीचे खड़ी अवनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम लाल हो, तुम पक गई हो। अवनी का चेहरा ऐसा हो गया मानो किसी ने उसे श्राप दे दिया हो। उसने अपनी नज़रें झुकाकर अपनी उस गहरी लाल पोशाक को देखा और उसकी आंख का कोना अनैच्छिक रूप से फड़कने लगा। ओह, वह तो लगभग भूल ही गई थी। यह एक पागलखाना था। यहाँ किसी भी विक्षिप्त या पागलों जैसी हरकत को एकदम सामान्य माना जाता था। अवनी ने गहरी सांस छोड़ते हुए एक लंबी आह भरी। इस शरीर की असली मालकिन दरबार के प्रथम श्रेणी अधिकारी यानी रक्षा मंत्री की सबसे बड़ी बेटी थी। इस लिहाज से देखा जाए तो उसने एक बेहद रसूखदार और प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लिया था। लेकिन दुर्भाग्य से उसके दिमाग का एक पेंच ढीला था और वह प्यार की इस मुश्किल बाधा को पार नहीं कर पाई थी। वह अपने मंगेतर के प्यार में पूरी तरह पागल थी, लेकिन अफसोस यह एक तरफा था। उसका मंगेतर उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वह किसी राजकुमारी से शादी करके शाही परिवार का दामाद बनना चाहता था।
इस कहानी का अंत बेहद दुखद हुआ। चौहान परिवार की सबसे बड़ी बेटी अवनी पूरी तरह से पागल हो गई। अपने पागलपन की इस स्थिति में उसने पहले खुद को चोट पहुंचाई और फिर दूसरों पर भी हमले करने लगी। उसकी इन हरकतों ने पूरे चौहान निवास में दहशत और अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो मजबूर होकर रक्षा मंत्री को उसे इलाज के लिए इस शाही पागलखाने में भेजना पड़ा। हाँ, एक घटिया इंसान के पीछे अपनी इतनी दयनीय हालत कर लेना, क्या फ़ायदा ऐसी बेवकूफ़ी का। अवनी ने एक ठंडी मुस्कान के साथ सोचा। अवनी को इस शरीर की असली मालकिन के लिए अफसोस की एक गहरी टीस महसूस हुई। ठीक है, उसने मन ही मन सोचा, चूंकि अब मैंने तुम्हारे इस शरीर पर अधिकार कर लिया है तो मैं उन सभी अन्यायों और दर्दों का इंसाफ जरूर दिलाऊंगी जो तुमने सहे हैं। अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस खत्म करने के बाद अवनी ने नाश्ता किया। भोजन के बाद उसकी देखभाल के लिए नियुक्त की गई नौकरानी काव्या पारंपरिक काढ़े से भरा एक भाप छोड़ता हुआ प्याला लेकर आई। बड़ी मालकिन, यह आपकी दवा का समय है। काढ़े की तीखी और कड़वी महक अवनी की नाक में भर गई। उसने बड़ी बेपरवाही से पूछा, क्या मुझे वाकई यह पीना होगा? बिल्कुल बड़ी मालकिन, ये दवा आपके दिमाग को शांत और स्थिर रखने के लिए है। ये नुस्खा खुद यहाँ के प्रमुख वैद्य ने खास आपके लिए तैयार किया है। इसे दिन में 3 बार खाने के बाद लेना होता है, काव्या ने जोर देते हुए कहा। अवनी ने अपनी पलकें तक नहीं झपकाईं। मैं इसे नहीं पी रही। बड़ी मालकिन, इतनी मनमानी मत कीजिए। काव्या का चेहरा तमतमा गया और उसने दबी हुई आवाज़ में डांटते हुए कहा, अगर आप बीमार हैं तो आपको अपनी दवा खानी ही होगी। अगर आप ये काढ़ा नहीं पेंगी तो आप कभी इस जगह से बाहर नहीं निकल पाएंगी और फिर कभी सेनापति वीर से नहीं मिल सकेंगी। सेनापति वीर यानी वीर प्रताप सिंह, चौहान परिवार की बड़ी बेटी का मंगेतर। वह शाही रक्षकों के सेनापति का इकलौता बेटा था। 13 साल की छोटी सी उम्र में ही उसने युद्ध के मैदान में सेना का नेतृत्व किया था। वह अपनी पीढ़ी का एक अद्भुत चमत्कार था। 4 सालों के भीतर उसने अनगिनत सैन्य सफलताएं हासिल की थीं। 17 साल का होते होते उसे जूनियर जनरल के पद पर नियुक्त कर दिया गया था और वह शाही रक्षकों के उपसेनापति का पद संभाल रहा था। इसके अलावा वीर प्रताप सिंह शाही राजधानी का एक बेहद मशहूर और आकर्षक नौजवान था। उसकी बेमिसाल खूबसूरती के चर्चे हर तरफ थे। कुलीन घरानों की युवतियों के बीच वह बहुत लोकप्रिय था और उसकी अनगिनत दीवानियां थीं। पहले जब भी अवनी दवा पीने में आनाकानी करती थी, काव्या को बस वीर का नाम लेकर उसे डराना होता था और अवनी चुपचाप वह काढ़ा पी लेती थी। लेकिन इस बार, तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हारी मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? अपनी जन्मजात सुनहरी आंखों को सिकोड़ते हुए अवनी ने उसे एक बेहद ठंडी और खौफनाक नज़र से देखा। उस पल उसके भीतर से एक डरावनी और खतरनाक ऊर्जा निकल रही थी। तुम महज एक मामूली सी नौकरानी हो। तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई? काव्या सन्न रह गई। आज आखिर हो क्या रहा था? बड़ी मालकिन कुछ ज्यादा ही अजीब बर्ताव कर रही थीं। उनकी उसे इस तरह अपमानित करने की हिम्मत कैसे हुई? बड़ी मालकिन, मुझे यहाँ सेनापति वीर ने आपकी देखभाल के लिए भेजा है। मुझसे पंगा लेना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। काव्या के माथे की नस फड़कने लगी और उसकी आंखों में गुस्से की आग सुलग उठी। ओह, तो तुम वीर प्रताप सिंह की वफादार हो। अवनी के चेहरे पर गजब का सुकून था और उसके होठों के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई। उसकी नज़रें दवा के प्याले पर टिक गईं। तो इसका मतलब यह है कि मैं दिन में जो 3 बार दवा लेती हूँ वह सब तुम्हारे ही हाथों से बनाई जाती है। देखभाल करने के लिए भेजा है। सच तो ये था कि उसे जासूसी करने के लिए भेजा गया था। बिल्कुल, काव्या ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया। सेनापति वीर का यही आदेश था। बड़ी मालकिन, जो भी दवा पेंगी उसकी पूरी जिम्मेदारी मुझ पर होगी। अवनी ने दवा का प्याला उठाया, उसे अपनी नाक के करीब लाए और ध्यान से सूंघा। फिर उसने अपनी जीभ की नोक बाहर निकाली और उसे हल्का सा चखा। काव्या मन ही मन खुश हो गई। उसे लगा कि अवनी अब चुपचाप दवा पीने की तैयारी कर रही है। लेकिन कौन सोच सकता था कि तुमने दवा में धतूरा मिलाया है। अवनी ने अब प्याले को नहीं छुआ बल्कि एक तिरछी नज़र से काव्या को देखा जिसमें आधी मुस्कान और आधा मजाक छिपा था। धतूरे के फूल का रस मतिभ्रम पैदा करता है और इसका दिमाग पर बेहद खतरनाक और सुन्न कर देने वाला असर होता है। लंबे समय तक इसके सेवन से इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है और वह पूरी तरह से एक बेवकूफ़ बन जाता है। काव्या का शरीर झटके से कांप उठा और उसका चेहरा पल भर में किसी लाश की तरह पीला पड़ गया। नहीं, ये नामुमकिन है। क्या अवनी एक जाहिल और निकम्मी लड़की नहीं थी? वह ऐसी बातें कैसे जान सकती थी? तुम वीर प्रताप सिंह की वफादार हो और मेरी दवा की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसलिए ये धतूरा तुमने ही मिलाया है। अवनी के होठों की मुस्कान और गहरी हो गई और वह काव्या की तरफ बढ़ने लगी। उसके हर बढ़ते कदम से एक खौफनाक और जानलेवा इरादा झलक रहा था। बेशक तुम जैसी एक मामूली नौकरानी में इतनी हिम्मत तो नहीं होगी कि वह एक मंत्री की बेटी को जहर दे सके।
इसका सीधा सा मतलब है कि यह धतूरे का जहर मुझे वीर के इशारे पर दिया जा रहा था। उसने शुरुआत में ही दवा में जहर की गंध पहचान ली थी। काव्या के साथ उसकी पहले की बातचीत महज सच्चाई उगलवाने और उससे जानकारी निकालने का एक तरीका था। तुम पागल नहीं हो। काव्या के मुंह से हताशा में ये शब्द निकल पड़े। काव्या का चेहरा कभी पीला पड़ता तो कभी स्याह हो जाता। वह अपनी खौफनाक आंखों से अवनी को घूर रही थी। तुम सामान्य कब हुई? अवनी ने इस बेतुके सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। अब जब तुमने मेरा राज जान ही लिया है तो तुम्हें जिंदा छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। अपनी सच्चाई सामने आते ही काव्या की आंखों में खून उतर आया। मुट्ठी बांधते ही उसके हाथों पर एक हल्की सी ऊर्जा का घेरा बनने लगा। वैसे तो वह सिर्फ एक नौकरानी थी, लेकिन सेनापति के निवास से आने के कारण उसने भी युद्ध कला का अच्छा खासा अभ्यास किया था। उसके पास दूसरे स्तर की फ्रेंजी क्यूई की शक्ति थी। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। काव्या ने एक खौफनाक दहाड़ के साथ अचानक अपना मुक्का अवनी की ओर दे मारा। चौहान निवास की सबसे बड़ी बेटी अवनी 10 साल की उम्र तक अग्नि साम्राज्य में एक पूजनीय प्रतिभाशाली लड़की मानी जाती थी। लेकिन 10 साल की उम्र के बाद उसकी साधना का स्तर अचानक छठे स्तर की फ्रेंजी क्यूई से गिरकर पहले स्तर पर आ गया था। उस दिन के बाद से उसने कोई प्रगति नहीं की और वह हर किसी की नज़रों में महज एक बेकार इंसान बनकर रह गई। काव्या के इस बेखौफ हमले की वजह यही थी। उसे पूरा यकीन था कि वह अवनी को आसानी से धूल चटा सकती है। लेकिन किसने सोचा था कि अवनी के होठों पर एक सर्द मुस्कान तैर गई। उसने अपनी मिलिट्री कॉम्बैट बॉक्सिंग के सबसे बुनियादी सीधे मुक्के का इस्तेमाल किया। धड़ाम, दोनों के मुंह के हवा में टकराए। काव्या की उंगलियों की हड्डियां चकनाचूर हो गईं और झटके से उसका शरीर 10 कदम पीछे जा गिरा। उसकी रीढ़ की हड्डी मेज के एक कठोर और नुकीले कोने से जा टकराए। वह बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी और उसके मुंह से ताज़ा खून का फव्वारा फूट पड़ा। काव्या के मुंह से दर्द भरी कराह निकल गई। उसने किसी प्रेत जैसी डरावनी नज़र और अविश्वास के साथ अपने खून से लथपथ दाहिने हाथ को देखा। ये कैसे मुमकिन है? इसके पास तो सिर्फ पहले स्तर की फ्रेंजी क्यूई है और मेरे पास दूसरे स्तर की, फिर भी मैं इसे हरा क्यों नहीं पाए? ये तो सामान्य समझ से बिल्कुल परे था। नहीं, उसे इस हार पर यकीन नहीं हो रहा था। जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। वह एक बार फिर कोशिश करना चाहती थी। काव्या ने अपने सही सलामत बाएं हाथ का सहारा लिया और दोबारा खड़े होने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी अवनी एक कदम आगे बढ़ी और उसने काव्या की बाईं कलाई पर अपना पैर रखकर उसे जोर से कुचल दिया। कड़क हड्डियों के टूटने की आवाज़ गूंजी। अब उसका बायां हाथ भी पूरी तरह अपाहिज हो चुका था। काव्या ने अपना सिर पीछे की ओर पटका। उसकी आंखें खून से लाल हो चुकी थीं और उसके गले से एक पागलों जैसी चीख निकल पड़ी। दोनों हाथ टूट जाने और हर तरफ खून ही खून होने के कारण अब उसमें विरोध करने की रत्ती भर भी ताकत नहीं बची थी। बोल, तूने मुझे जहर देना कब शुरू किया था? अवनी नीचे झुकी और पलक झपकते ही उसने काव्या के कपड़ों से धतूरे के जहर की एक बड़ी सी पुड़िया निकाल ली। जब से आप इस शाही पागलखाने में आई हैं। बकवास, अवनी ने तेज आवाज में डपटते हुए कहा। उसने काव्या के जबड़े को कसकर दबाया और जबरदस्ती उसका मुंह खोल दिया। जहर की पुड़िया को उसके होठों के करीब लाते हुए अवनी ने ठंडी आवाज में चेतावनी दी, अगर तूने सच नहीं उगला तो मैं ये पूरा धतूरे का जहर तेरे हलक के नीचे उतार दूंगी। ये सुनते ही काव्या के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें छलक आईं। वह जो जहर देती थी वह धीमा था और हर बार उसकी बहुत मामूली खुराक ही मिलाई जाती थी। ये पूरी पुड़िया तो आधे साल की खुराक के बराबर थी। अगर उसने ये सब एक ही बार में निगल लिया तो वह जिंदा कैसे बचेगी? नहीं, मैं बताऊंगी। मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी। आपके पागलखाने आने से 3 महीने पहले ही सेनापति वीर ने चौहान निवास में एक जासूस छोड़ रखा था जो छुपकर आपके खाने में जहर मिलाता था। काव्या की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। मुझे नहीं पता कि वह जासूस कौन है, मुझे जो कुछ भी पता था मैंने सब बता दिया है। बड़ी मालकिन, आपका दिल बहुत बड़ा है, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए, ठीक है? ये सब सुनकर अवनी के दिल में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। तो असल बात यह थी कि इस शरीर की असली मालकिन कभी पागल थी ही नहीं, उसे लंबे समय से जहर देकर जबरदस्ती पागल बनाया गया था। वीर प्रताप सिंह, ओ वीर, तुम सच में बहुत शातिर निकले। एक आदमी का दिल इतना जहरीला भी हो सकता है, किसी सांप या बिच्छू से भी ज्यादा खतरनाक। ठीक है, मैं तेरी यह कुत्ते जैसी जान बख्श देती हूँ। हालांकि तेरी जान तो बच गई, लेकिन तू सजा से नहीं बच सकती। कहीं तू बाहर जाकर उस नीच वीर प्रताप सिंह को खबर न कर दे, इसलिए बेहतर यही होगा कि तू चुपचाप इस पागलखाने में रहे और एक पागल की तरह ही बर्ताव करे। इतना कहते ही अवनी ने जबरदस्ती आधी पुड़िया धतूरे का जहर काव्या के मुंह में ठूंस दिया। जहर निगलते ही काव्या के मुंह से झाग निकलने लगा। उसका पूरा शरीर बुरी तरह ऐंठने लगा, उसकी आंखें पीछे की ओर पलट गईं और उसकी पुतलियां भयानक रूप से फैल गईं। चांदनी जैसे सफ़ेद रेशमी कपड़ों में सजा शिवांश सूर्यवंशी दीवार के ऊपर बड़ी फुर्सत से बैठा था।
उसकी लंबी गोरी उंगलियों ने सफ़ेद जैद कीमती पत्थर का एक प्याला थाम रखा था और वह बड़े आराम से चाय की चुस्कियां ले रहा था। आज उसका मिजाज काफ़ी खुशनुमा था। यूं ही मौज में उसने नज़ारों का मज़ा लेने के लिए ऊंचाई पर बैठने का मन बनाया था, लेकिन तभी उसकी नज़र अनजाने में एक बेहद दिलचस्प खेल पर पड़ गई। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके पड़ोस में रहने वाली यह मरीज़ इतनी मनोरंजक हो सकती है। वह लड़की देखने में 14 साल से ज़्यादा की नहीं लग रही थी, फिर भी उसके रूप की कलियां खिलने लगी थीं। उसकी त्वचा पर गुलाबी बादलों जैसी कोमल चमक थी, उसके पैर बांस की नई कोम्पलों जैसे नाजुक थे और दिन की रोशनी में उसका सौंदर्य अद्वितीय और मनमोहक लग रहा था। घने काले बाल और सुनहरी पुतलियों वाली वे आंखें, उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं, जिनमें एक हल्की सी नमी तैर रही थी। वे बेहद जीवंत और ऊर्जा से भरी हुई थीं। उसका दिमाग तेज था और उसके तरीके बेहद निर्मम। अपनी नौकरानी द्वारा जहर दिए जाने की बात पता चलने पर उसने सबसे चतुराई भरे तरीके से पलटवार किया था। अगर वह सिर्फ क्रूरता पर उतर आती और नौकरानी को जान से मार देती तो यकीनन कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता, लेकिन नौकरानी को जहर देकर हमेशा के लिए बेवकूफ़ बना देना एक अचूक योजना थी। भला शाही पागलखाने में एक और पागल के बढ़ जाने से किसे क्या फर्क पड़ता। अफवाहें तो यही थीं कि अग्नि साम्राज्य के रक्षा मंत्री की सबसे बड़ी बेटी अवनी एक निहायती बेवकूफ़ और किसी काम की न रहने वाली एक नाकारा लड़की है। लेकिन ऐसा लगता है कि सुनी सुनाई बातों पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं किया जा सकता। बेवकूफ़, उसे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। ये साफ था कि उसका दिल किसी स्फटिक की तरह पारदर्शी, तेज़ और हर बात को बारीकी से समझने वाला था। नाकारा, उसे इसमें भी कोई सच्चाई नज़र नहीं आई। महज पहले स्तर की फ्रेंजी क्यूई वाले एक कमज़ोर और बीमार शरीर के साथ उसने दूसरे स्तर की फ्रेंजी क्यूई वाली एक हट्टी कट्टी नौकरानी को बुरी तरह पीट दिया था। इसे वाकई एक बड़ी उपलब्धि माना जा सकता था। लेकिन उसकी सबसे अनोखी खूबी थी वह खूबसूरत सुनहरी आंखों की जोड़ी। एक मिनट रुको। सुनहरी आंखें। शिवांश के दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसकी नज़रों में पल भर में एक झुलसा देने वाली तपिश उभर आई। अपने हाथ में पकड़े उस सफ़ेद प्याले को धीरे से नीचे रखते हुए वह अवनी की उन अनोखी सुनहरी आंखों को गहराई से घूरने लगा। आंखों की वह हल्की सुनहरी चमक किसी जानलेवा भंवर की तरह थी, जो मानो उसकी पूरी दिव्य आत्मा को ही सोख लेना चाहती थी। एक बेकाबू ख्याल ने उसके दिमाग पर दस्तक दी। क्या ये परम स्वर्ण दिव्य काया है? शिवांश की गहरी और तीखी आंखों में एक अद्वितीय चमक उठ खड़ी हुई। उसके एकदम तराशे हुए आकर्षक और जादुई से पतले होठों पर एक हल्की सी मुस्कान खेल गई। क्या ये सचमुच वही पौराणिक परम स्वर्ण दिव्य काया थी जो करोड़ों सालों में केवल एक बार जन्म लेती थी, और वह भी अग्नि साम्राज्य जैसे एक छोटे से राज्य में प्रकट हो गई? इस बार सच में मेरे हाथ एक अनमोल खजाना लग गया है। शिवांश की हैरानी धीरे धीरे कम हुई और उसकी जगह एक बेहद चालाक मुस्कान ने ले ली। इस दुनिया में 10 से भी कम लोग परम स्वर्ण दिव्य काया का एक गहरा राज जानते हैं। अग्नि साम्राज्य का रक्षा मंत्री सच में छोटी सोच वाला और मूर्ख इंसान है। उसने अवनी को बस एक नाकारा और पागल लड़की समझ लिया और बड़ी बेपरवाही से उसे इस पागलखाने में मरने के लिए फेंक दिया। जरा सोचो, अगर वह खुद इस परम स्वर्ण दिव्य काया वाली एक विलक्षण प्रतिभा को निखारे तो ये कितना दिलचस्प खेल होगा। फैसला हो चुका था, अब वह उसका शिकार थी। उसी पल अवनी को किसी अनहोनी का गहरा एहसास हुआ। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। ये बिल्कुल वैसा ही एहसास था जैसे किसी बेहद खतरनाक दरिंदे ने उसे अपना शिकार चुन लिया हो। अवनी ने अचानक अपना सिर घुमाया और तिरछी नज़र से ऊपर की ओर देखा। एक बेइंतहा खूबसूरत शख्स, जिसके नैन नक्श इतने आकर्षक थे कि स्त्री और पुरुष के सौंदर्य का फर्क ही मिट जाए, दीवार पर बैठा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी वह मुस्कान अजीब, चालाक और पूरी तरह से बेखौफ थी, जिसने सीधे अवनी के दिल में कंपकंपी पैदा कर दी। उस शख्स का अंदाज बहुत ही शानदार था, किसी दुर्लभ और पवित्र फूल की तरह। उसकी त्वचा बेदाग और गोरी थी, होंठ किसी लाल रत्न की तरह सुर्ख थे। उसकी थोड़ी तीखी और नाक एकदम सुतवा थी। यह एक ऐसा विलक्षण रूप था जो सड़क पर चलते किसी भी इंसान की आंखें चौंधिया दे। वह बेइंतहा खूबसूरत था, चांदनी जैसे सफ़ेद लिबास में सजा, घुटनों तक लंबे उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी गरिमा और आकर्षण ऐसा था कि सबसे खूबसूरत अप्सराएं भी उसके सामने फीकी पड़ जाएं। दुनिया का सबसे आकर्षक रूप और दुनिया की सबसे शैतानी निगाहें। जब ये दोनों चीज़ें एक साथ मिलीं तो इस गहरे विरोधाभास ने उस शख्स को एक बेहद खौफनाक और आक्रामक ऊर्जा दे दी थी। तुम्हारी ये दवा काफ़ी अच्छी है, क्या तुम मुझे बची हुई दवा उधार दे सकती हो? उन सुनहरी आंखों से सीधा सामना होने पर शिवांश की आंखों की वह शैतानी तपिश और भी गहरी हो गई। उसकी आवाज़ नीची और भारी थी, मेरे आंगन की नौकरानियां मुझे बहुत परेशान करती हैं। अवनी ने अपनी भौहें सिकुड़ी और सपाट स्वर में कहा, मैं नहीं दे रही। एक नौकरानी का पागल होना अलग बात थी, लेकिन अगर एक के बाद एक दो लोग अचानक पागल हो जाएं, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि शक की सुई उस पर नहीं घूमेगी। और अगर वह पकड़ी गई तो क्या होगा?
दीवार पर बैठा ये खूबसूरत शख्स भी शायद पेड़ पर बैठी उस शाही लिबास वाली औरत की तरह ही एक पागल था। उस पर ज्यादा ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं थी। थोड़ा तो लिहाज करो, मैं तुम्हारे पड़ोस में ही रहता हूँ। आखिर हम पड़ोसी जो ठहरे। शिवांश सूर्यवंशी ने अपने एक हाथ पर ठुड्डी टिकाए। उसकी मोहक आंखों में एक लुभावनी चमक थी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मेरा नाम शिवांश सूर्यवंशी है। नियति पर राज करने वाला और 9 लोगों को अपने अधीन रखने वाला। अवनी थोड़ी हैरान हुई और मन ही मन सोचने लगी, कूट कूट कर आत्मविश्वास भरा है इस अजूबे में। नियति पर राज करने वाला, 9 लोगों का स्वामी अपने नाम का ऐसा बखान कर रहा है, क्या ये खुद को कोई भगवान समझता है? लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि वह एक प्राचीन पागलखाने में है, अवनी को बड़ी राहत महसूस हुई। उसके चेहरे से हैरानी के भाव गायब हो गए। उसने एक शरारती और व्यंग्यात्मक नज़र से शिवांश को घूरा और पूछा, क्या तुम्हें कोई मानसिक भ्रम है? शिवांश के चेहरे की मुस्कान पल भर के लिए जम सी गई। वह कोई बेवकूफ़ नहीं था। हालांकि उसने मानसिक भ्रम जैसा यह नया शब्द पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन वह इसके शाब्दिक अर्थ से इसका मतलब अच्छी तरह समझ गया था। मैं बीमार नहीं हूँ। सारे पागल यही कहते हैं कि वे बीमार नहीं हैं। अवनी ने बड़ी बेपरवाही से अपने कंधे उचकाए। शिवांश, उसके दिल में भावनाओं का एक अजीब सा बवंडर उठने लगा। बचपन से लेकर आज तक किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वह इतनी बेबाकी से उसका विरोध कर सके या उसे ऐसे नीचा दिखा सके। यह एहसास सच में उसकी रूह को झकझोर देने वाला था। बहुत अच्छे, शैतान लड़की, इस मालिक ने तुम्हें याद रख लिया है। दिलचस्प, सच में बहुत दिलचस्प। शिवांश की सारी नकारात्मक भावनाएं हवा हो गईं। उसकी आकर्षक और तीखी आंखों में गहरी दिलचस्पी जाग उठी थी। उसकी नज़रें बड़ी बेबाकी से अवनी को ऊपर से नीचे तक निहारने लगी। वह उसे जितना देखता, वह उसे उतनी ही अच्छी लगने लगती थी। अब दूर से उसे घूरना शिवांश के लिए काफ़ी नहीं था। उसने एक छलांग लगाई और किसी मोरपंख की तरह बेहद शालीनता से दीवार से नीचे उतरा। वह सीधे अवनी से सिर्फ 2 कदम की दूरी पर आकर खड़ा हो गया। अवनी का दिल धक से रह गया। दूसरों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने का उसका दायरा हमेशा 3 कदम का होता था। लेकिन उसकी आंखों के सामने एक सफ़ेद रोशनी सी कौंधी और पहली बार मिलने वाला यह विलक्षण शख्स बिजली की फुर्ती से उसके 2 कदम के दायरे में आ चुका था। उसने अवनी के सुरक्षित क्षेत्र को बुरी तरह से भेद दिया था। अनायास ही उसने बचाव में तुरंत एक मुक्का जड़ दिया। आखिर वह एक सैनिक थी, एक पूरी तरह से प्रशिक्षित मेजर जनरल। उसका युद्ध कौशल बेहतरीन था। उसने कई युद्ध देखे थे और उसके पास लड़ाई का गहरा और व्यवहारिक अनुभव था। उसने दुश्मन की दाहिनी पसली से 3 इंच नीचे मुक्का मारा और उसी पल उसके घुटने के जोड़ पर एक जोरदार प्रहार कर दिया। शिवांश के पतले और आकर्षक होठों पर एक बेबस सी मुस्कान तैर गई। शैतान लड़की, इतनी बेरहम हो। हालांकि वह अपने बेहतरीन बचाव से उसके हर वार को आसानी से नाकाम कर सकता था, लेकिन वह मन ही मन जानता था कि यह शैतान लड़की शरीर के सबसे कमज़ोर हिस्सों पर निशाना साध रही थी। अगर ये वार सही जगह लग जाते तो यकीनन असहनीय दर्द पैदा करते। अवनी का चेहरा पूरी तरह भावशून्य था। बेरहम, क्या ये बेरहमी थी? अगर यह बेरहमी थी तो उसके पास इससे भी खौफनाक वार थे। उसने ताबड़तोड़ हमलों की झड़ी लगा दी। सीधा मुक्का, तिरछा वार, साइड हुक, कोहनी का वार, पसली पर प्रहार और एक तेज किक। पलक झपकते ही उसने दर्जनों वार कर डाले थे। शिवांश बड़ी शांति से उसके हर हमले का जवाब दे रहा था। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, वह हैरान होता गया। ये शैतान लड़की चौहान परिवार की किसी भी साधना तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर रही थी और न ही पंचतत्व महाद्वीप के किसी युद्ध कौशल का। उसके पास कोई दिखावटी वार या चकमा देने वाले दांव पेंच नहीं थे, बल्कि वह सीधे जान से मारने वाले असली युद्ध के तरीकों का इस्तेमाल कर रही थी। अब समझ आया कि दूसरे स्तर की फ्रेंसी क्यूई वाली वह नौकरानी इस लड़की के एक ही वार में कैसे ढेर हो गई थी। उसके हाथों से तो 9वें स्तर की फ्रेंसी क्यूई वाला कोई योद्धा भी इतनी देर तक नहीं बच सकता था। फिर भी ये शैतान लड़की लगातार उसके सामने टिकी हुई थी। शिवांश अब उसे काफ़ी परख चुका था, इसलिए उसने अवनी की दाहिनी कलाई पकड़ी, उसे उसकी पीठ के पीछे घुमाया और अपने दूसरे हाथ से उसके छरहरे कोमल शरीर को कसकर जकड़ लिया। उसने उसे पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया था। अवनी के कान शर्म और गुस्से से हल्के गर्म हो गए। इस दुष्ट आदमी की उसे इस तरह जकड़ने की हिम्मत कैसे हुई? चाहे उसका पिछला जन्म हो या यह नया जीवन, उसने पहले कभी किसी के साथ इतना करीबी शारीरिक संपर्क महसूस नहीं किया था। लेकिन वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, शिवांश ने उसे बड़ी आसानी से दबोच रखा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बाज किसी चूजे को पकड़ लेता है। मुझे छोड़ो। वह पक्का अंधी ही रही होगी जो पहली नज़र में उसे देखकर दंग रह गई थी। उसकी उस बेइंतहा खूबसूरत शक्ल के जादू में खो गई थी और उसे किसी कमज़ोर औरत की तरह समझ बैठी थी, जो एक तिनका तक नहीं तोड़ सकती। वह जिस आदमी के सीने से लगी थी, वह सीना स्पष्ट रूप से बेहद सख्त, गठीला और मजबूत था। नहीं छोड़ूंगा। शिवांश का मिजाज काफ़ी खुशनुमा लग रहा था। उसकी तीखी आंखों में एक मुस्कान तैर रही थी।
अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम मुझे मारोगी। अवनी ने एक गहरी सांस ली। तुम मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। शिवांश ने अपना सिर नीचे किया और उसके मोती जैसे सफ़ेद कान के करीब आकर एक गर्मजोशी भरी आवाज़ में फुसफुसाया, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। तुम्हारे पंजे बहुत तेज हैं, बिल्कुल किसी खूंखार जंगली बिल्ली की तरह जिसके रोएं गुस्से से खड़े हों। उसकी गर्म सांसें अवनी की गर्दन पर पड़ रही थीं, जिससे वह थोड़ी खींच गई। आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे छोड़ने की क्या कीमत लोगे? शिवांश के होठों की मुस्कान और चौड़ी हो गई। मुझे अपना नाम बताओ। बस इतना ही। अवनी ने अपनी भौं उच्चकाई। हम नाक से निकली उसकी वह हल्की सी आवाज़ किसी समुद्र की गहरी और शांत लहर जैसी थी। अवनी। देहांतरण से पहले भी उसका नाम यही था और बाद में भी, इसमें कोई फर्क नहीं था। शिवांश ने अपना वादा निभाते हुए वाकई अवनी को छोड़ दिया। उसकी आंखों में बिजली सी कौंधी, जैसे वह उसकी आत्मा की गहराइयों में झांकने की कोशिश कर रहा हो, और वह धीरे से बुदबुदाया, प्यारी अवनी। अवनी के रोंगटे खड़े हो गए और उसने घृणा भरे भाव से उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम सच में इतने घिनौने इंसान हो? शिवांश ने कोई जवाब नहीं दिया। वह एक विजेता की तरह मुस्कुराया और अपने हाथ में धतूरे के जहर की वह आधी बची पुड़िया हवा में लहराए। अवनी की आंख का कोना फड़कने लगा। तुमने इसे कब चुराया? जब मैंने तुम्हें जकड़ रखा था। शिवांश की नज़रों में एक रहस्यमयी शरारत थी। अवनी ने उसे दोबारा मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन ठीक उसी पल आंगन के दरवाजे के बाहर से किसी के घबराहट में पुकारने की आवाज़ें आने लगीं। कुमारी सूर्यवंशी, क्या आप अंदर हैं? कुमारी सूर्यवंशी, इस दासी ने आपको दीवार से नीचे कूदते हुए देखा था। कुमारी सूर्यवंशी, क्या आपको चोट लगी है? ये दासी अंदर आ रही है। इन आवाज़ों के साथ ही गुलाबी घाघरा पहने एक नौकरानी बदहवास हालत में अवनी के आंगन में दौड़ती हुई आई। हौंफते हुए वह सीधे शिवांश के पास पहुंची और घबराहट में उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। जब उसे तसल्ली हो गई कि शिवांश को कोई चोट नहीं आई है, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है कुमारी सूर्यवंशी, आप बिल्कुल ठीक हैं। वरना ये दासी सच में नहीं जानती कि वह युवराज आर्यन को क्या जवाब देती। अवनी एक पल के लिए सन्न रह गई और उसने पूछा, कुमारी सूर्यवंशी? कौन कुमारी सूर्यवंशी? उसे याद नहीं था कि उसके आंगन में कोई कुमारी सूर्यवंशी थी। हाँ, एक कुंवर सूर्यवंशी जरूर यहाँ मौजूद था। ओह, मैं अपना परिचय देना ही भूल गई। मैं मालती हूँ, वह दासी जो पड़ोस में रहने वाली कुमारी सूर्यवंशी की सेवा करती है। मालती ने सम्मानपूर्वक अवनी के सामने सिर झुकाया। मुझे माफ़ कर दीजिए बड़ी मालकिन चौहान, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। ये दासी अब कुमारी सूर्यवंशी को अपने साथ ले जा रही है। इतना कहते ही मालती ने शिवांश की आस्तीन पकड़ी और उसे अपने साथ खींचकर ले जाने की कोशिश करने लगी। जरा रुको। अवनी को अब सब कुछ समझ आ रहा था। उसने मालती को रोका और हैरानी से पूछा, क्या शिवांश सूर्यवंशी एक आदमी नहीं है? तुम बार बार उसे कुमारी कहकर क्यों बुला रही हो? मालती घबरा गई और सफाई देते हुए बोली, भला कुमारी सूर्यवंशी एक आदमी कैसे हो सकती हैं? वह मेरे मालिक युवराज आर्यन की प्रेमिका हैं। कुमारी सूर्यवंशी का दिमाग बस थोड़ा सा भटक गया है और वह हमेशा खुद को एक आदमी समझने की कल्पना करती हैं। जिस दिन कुमारी सूर्यवंशी की यह बीमारी ठीक हो जाएगी, वे ये अजीब कल्पनाएं करना बंद कर देंगी और यह मान लेंगी कि वे एक औरत हैं, तब वे इस पागलखाने से बाहर जा सकेंगी। अवनी, वाकई यह एक दुर्लभ नज़ारा था। अवनी ने शिवांश की ओर एक बेहद शरारती और मजाकिया नज़र डाली और जोर जोर से हंसने लगी। हाँ हाँ हाँ। शिवांश का खूबसूरत चेहरा पल भर में तवे की तरह काला पड़ गया। इस शैतान लड़की के मजाक का पात्र बनना उसे सच में बहुत नागवार गुजर रहा था। मैं एक मर्द हूँ, उसने अपने दांत पीसते हुए कहा। उसकी तीखी आंखों से मानो आग बरस रही थी। मुझे पता है, मुझे पता है। अवनी इतना हंसी कि उसके पेट में दर्द होने लगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पूरी हमदर्दी के साथ शिवांश का कंधा थपथपाते हुए बोली, एक मर्द का इतनी बेइंतहा खूबसूरत होना भी किसी गुनाह से कम नहीं है। शिवांश के माथे की नसें तन गईं। बीमार मैं नहीं, बल्कि युवराज आर्यन है। अवनी ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, सच में युवराज आर्यन ही बीमार है, जो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा कि उसे एक लड़के से प्यार हो गया है। वह इस सच्चाई का सामना नहीं कर सकता कि वह समलैंगिक है, इसलिए वह अपने आसपास के लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। शिवांश पहले तो गुस्से में था, लेकिन इस शैतान लड़की के मुंह से ऐसा अजीब शब्द सुनकर वह उलझन में पड़ गया। ये समलैंगिक क्या होता है? इसका मतलब है ऐसा इंसान जो सिर्फ पुरुषों में दिलचस्पी रखता हो, यानी जिसे लड़कों से प्रेम हो। अवनी का ये स्पष्टीकरण सुनकर शिवांश का मिजाज वाकई कुछ बेहतर हो गया। युवराज आर्यन के महल से लेकर इस पागलखाने तक केवल वही एक इंसान थी जो यह मानने को तैयार थी कि वह सच में एक मर्द है। भगवान ही जानता था कि इस दौरान वह कितनी गहरी हताशा से गुजरा था। ऐसा बिल्कुल नहीं है, युवराज आर्यन ऐसे बिल्कुल नहीं है। कुमारी सूर्यवंशी एक औरत ही हैं। मालती युवराज आर्यन के महल से आई थी।
उनकी ये बातें सुनकर वह तुरंत पूरी ऊर्जा के साथ अपने मालिक के बचाव में खड़ी हो गई। पफ अवनी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और एक बार फिर जोर से ठहाका लगा बैठी। शिवांश के माथे पर झुंझलाहट की लकीरें खींच गईं। उसने अपने हाथ में पकड़ी धतूरे के जहर की उस आधी पुड़िया को ऊपर उठाते हुए कहा, अब तुम समझ गई न? ये सच में बहुत बड़ा सिरदर्द है। अवनी ने उसे एक मैं सब समझती हूँ वाली नज़र से देखा। बड़ी मालकिन चौहान, आप खुद एक दिमागी मरीज हैं, इसलिए यहाँ अपनी बकवास बंद कीजिए और कुमारी सूर्यवंशी के दिमाग में ये उलझुल बातें मत डालिए। मालती बुरी तरह चिढ़ गई थी और उसने गुस्से से अवनी को घूरते हुए कहा, कृपया भविष्य में कुमारी सूर्यवंशी के आसपास भी मत आइएगा, वरना उनकी हालत और बिगड़ जाएगी। अवनी तो बस इस तमाशे का मजा ले रही थी, लेकिन जब उसने इस नौकरानी को खुद पर ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाते सुना तो उसका पारा चढ़ गया। दिमागी बीमारी मुझे नहीं, तुम्हें है। तुम्हारा पूरा खानदान दिमागी तौर पर बीमार है। मालती के माथे पर गुस्से से बल पड़ गए। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि अवनी ने तुरंत उसकी बात काट दी। क्या तुम्हारे पास आंखें भी हैं, या तुम्हारे दिमाग पर किसी गधे ने दुलत्ती मारी है? जब अवनी का गुस्सा भड़कता था तो उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। उसने झटके से शिवांश की ठोड़ी पकड़ी और उसका सिर पीछे की तरफ झुका दिया, जिससे उसकी गोरी गर्दन पूरी तरह दिखने लगी। ये देख रही हो, गले के इस उभरे हुए हिस्से को कंठमणि कहते हैं। ये सिर्फ मर्दों के गले में होता है। यह एक पुरुष होने की सबसे अहम शारीरिक निशानी है। शिवांश ने अवनी का पूरा साथ दिया और उसे अपनी मनमानी करने दी। मालती का सारा आत्मविश्वास पल भर में धराशायी हो गया। वह नजरें चुराते हुए जबरदस्ती सफाई देने लगी, हो सकता है कुमारी सूर्यवंशी के गले में चोट लगी हो और इसीलिए वह हिस्सा सूझकर बाहर आ गया हो। अवनी अंदस्को, लड़की, तुम्हारी यह बेवकूफ़ी सच में मुझे रुलाने वाली है। और इस सीने के बारे में क्या ख्याल है? हर औरत का सीना उभरा हुआ होता है ना? पर शिवांश का सीना तो एकदम सपाट है। एक सैनिक के उसी बेखौफ और सख्त अंदाज में अवनी ने अपना हाथ सीधे शिवांश के सीने पर रखा और उसे ऊपर से नीचे तक 2 बार सहलाते हुए बोली, देखो इसे, बिल्कुल सपाट। इसमें किसी तरह के उभार का नामो निशान तक नहीं है। आप ये तो बहुत हो गया। मालती के गाल शर्म और गुस्से से लाल हो गए, बिल्कुल किसी खिले हुए फूल की तरह। उसने अविश्वास के साथ अवनी की तरफ उंगली उठाते हुए इल्ज़ाम लगाया, कुमारी सूर्यवंशी का सीना बस थोड़ा सा सपाट है, तो क्या आप उनकी इस कमी का इस तरह सरेआम मजाक उड़ाएंगी? बड़ी मालकिन चौहान, आप सच में बेहद बेशर्म हैं। अवनी। मालती की नज़रें घूमी और अवनी चौहान के सीने पर जाकर टिक गईं। हालांकि चौहान परिवार की यह बड़ी बेटी अभी महज 14 साल की थी, लेकिन उसका शारीरिक विकास वाकई बहुत अच्छा था। भले ही उसके कपड़ों ने उसे कसकर ढक रखा था, लेकिन उसके उभरे हुए वक्र यह साफ बता रहे थे कि वह हिस्सा बेहद सुडौल और 2 नर्म आड़ुओं की तरह आकर्षक था। मालती खुद पूरी तरह सपाट सीने वाली थी और इस बात ने उसे अंदर तक जला दिया। वह अपने पद और मर्यादा को भूलकर अवनी पर चीख पड़ी, तो क्या हुआ अगर तुम्हारा सीना उभरा हुआ है? इससे ये सच्चाई नहीं बदल जाती कि तुम महज एक कूड़ा हो। इससे ये सच नहीं बदलता कि युवा सेनापति वीर तुमसे नफरत करते हैं, और यह भी नहीं बदलता कि तुम एक पागल हो। अवनी की सुनहरी आंखों में तैर रही मुस्कान पल भर में गायब हो गई। क्या वीर के साथ उसका वह दयनीय किस्सा इतना मशहूर हो चुका था कि अब हर कोई उसके बारे में जानता था? हाँ, इस शरीर की असली मालकिन कितनी बेचारी रही होगी कि कोई भी एरी गैरी नौकरानी आकर उसका इस तरह सरेआम अपमान कर सकती थी। अवनी का चेहरा किसी शांत कुएं की तरह स्थिर रहा। उसने बड़ी बेपरवाही से मालती की ओर देखा और एकदम ठंडे स्वर में बोली, मरने की इतनी जल्दी है? मालती का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसके होठों पर एक ठंडी, तिरस्कार भरी मुस्कान छा गई और वह हिकारत से बोली, मुझे मारोगी तुम? बड़ी मालकिन चौहान, क्या तुम खुद को कुछ ज्यादा ही नहीं समझती? महज पहले स्तर की फ्रेंजी क्यूई वाली एक नाकारा लड़की। हालांकि मैं सिर्फ एक दासी हूं, लेकिन मैं युवराज आर्यन के महल से आई हूं और मेरे पास दूसरे स्तर की फ्रेंजी क्यूई की शक्ति है। अवनी एक तरफ घूमी और आंगन के पश्चिमी हिस्से में पड़ी काव्या की ओर इशारा करते हुए बोली, ऐसा लगता है कि तुम सच में उसी की तरह बनना चाहती हो, है ना? धतूरा दिमाग को सुन्न करने और नुकसान पहुंचाने वाले जहर के साथ साथ एक ऐसा उत्तेजक पदार्थ भी था जो नसों पर बेहद गहरा असर डालता था। इसलिए भले ही काव्या के दोनों हाथ टूट चुके थे, उसका खून लगातार बह रहा था और वह दर्द से बेहोश हो चुकी थी, लेकिन अब उस जहर ने उसे जबरदस्ती उत्तेजित कर दिया था। उसका पूरा शरीर बुरी तरह हैंठ रहा था, फिर भी वह रेंगते हुए जमीन से उठी। उसकी आंखें खोखली और बेजान थीं, पुतलियां स्थिर नहीं थीं, मुंह के किनारों से लार टपक रही थी और वह किसी पागल की तरह खी करके हंस रही थी। ये भयानक नज़ारा देखते ही मालती खौफ से कांप उठी। पड़ोसी होने के नाते मालती काव्या को अच्छी तरह से जानती थी। अब उसे इस तरह पागल और दयनीय हालत में तड़पते देखकर मालती का चेहरा पीला पड़ गया और वह बेकाबू होकर कांपने लगी। क्या ये तुमने किया है? मालती ने डर के मारे एक कदम पीछे लिया।
वह अवनी को किसी खूंखार शैतान की तरह घूर रही थी और चीखते हुए बोली, बड़ी मालकिन चौहान, तुम सच में एक पागल हो। काव्या पर ऐसा जुल्म करके तुमने उसे भी अपनी तरह पागल बना दिया। अवनी ने इस बात का कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बस उसके होठों पर एक हल्की, रहस्यमयी मुस्कान बनी रही। ये बहुत हो गया। मालती डर के मारे पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी। मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाऊंगी। अवनी चौहान, मैं जाकर अधीक्षक को बताऊंगी कि तुमने अपनी दासी के साथ कैसा घटिया सुलूक किया है। तुम्हारे जैसी खूंखार और खून की प्यासी पागल लड़की को किसी ऐसे अंधेरे कमरे में कैद कर देना चाहिए जहां कभी सूरज की रोशनी न पहुंचे। इतना कहकर मालती मुड़ी और अपनी जान बचाने के लिए आंगन के दरवाजे की तरफ भागने लगी। सर्र चांदनी जैसी सफ़ेद पोशाक वाली एक आकृति बिजली की तेजी से मालती के सामने आ खड़ी हुई और अपने ऊंचे पूरे शरीर से उसका रास्ता रोक लिया। कुमारी कुमारी सूर्यवंशी। मालती ने अविश्वास में अपना सिर उठाया। शिवांश बहुत लंबा था, वह मुश्किल से उसके सीने तक ही पहुंच पा रही थी। शिवांश ने सिर झुकाकर मालती की ओर देखा। उसके एकदम तराशे हुए पतले होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं है। मालती घबराहट के मारे रोने वाली हो गई। उसने बगल से निकलने की कोशिश की, लेकिन वह जिस भी दिशा में भागना चाहती, शिवांश हमेशा उससे एक कदम आगे रहता और उसका रास्ता रोक लेता। कुमारी सूर्यवंशी, आप मुझे क्यों रोक रही हैं? अवनी बहुत खतरनाक है। उसे उस अंधेरे कमरे में कैद करना ही होगा। जिसे अंधेरे कमरे में कैद होना चाहिए वह तुम हो। शिवांश के होठों के किनारों पर एक शरारती सी मुस्कान उभर आई। उसका गोरा और छरहरा हाथ मालती के बालों के जूड़े तक पहुंचा। उसने झटके से उसके जूड़े में लगा जैड हरे कीमती पत्थर का एक हेयरपिन बाहर निकाल लिया और उसे अपने हाथों में घुमाते हुए उससे खेलने लगा। यह शाही कांच की तरह पारदर्शी जैड हरे रत्न से बना है, जिसे एक राजसी फीनिक्स स्वर्ण पक्षी के आकार में बड़ी खूबसूरती से तराशा गया है। पूरे अग्नि साम्राज्य में ऐसी 3 से ज्यादा औरतें नहीं हैं जो इसे पहनने के योग्य हों। मालती, क्या तुम समझा सकती हो कि तुम्हें ये जैड फीनिक्स हेयरपिन कहाँ से मिला? शिवांश सूर्यवंशी की बातें सुनकर मालती इतनी बुरी तरह डर गई कि मानो उसकी रूह ही कांप उठी हो और उसके प्राण सूख गए हों। वह हकलाते हुए बोली, दासी ने दासी को ये गिरा हुआ मिला था, गिरा हुआ मिला था। शिवांश के होठों की मुस्कान सर्द हो गई। उसकी आकर्षक और भारी आवाज में एक हल्का सा व्यंग्य था। शाही पागलखाने की हर दासी के हाथ कुछ ज्यादा ही साफ होते हैं। तुम्हें लगा होगा कि चूंकि यहाँ के सारे मालिक पागल हैं, तो अगर तुम एक आध कीमती चीजें चुरा भी लोगी तो किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा। क्या ये सच नहीं है? मालती हवा में किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। उसने अपना सिर झुका लिया था और डर के मारे उसके दोनों हाथ एक दूसरे से कसकर गुथे हुए थे। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तुम नहीं मानोगी तो ऐसा करते हैं, मैं इस जैड फीनिक्स हेयरपिन की असली मालकिन को ही तुम्हारे सामने बुला लेता हूं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। शिवांश पूरी तरह शांत था। उसने सिर उठाया और दूर आंगन के सबसे बड़े पेड़ की तरफ देखते हुए उस हरे शाही लिबास वाली औरत को पुकारा जो टहनियों से चिपकी हुई थी। महारानी साहिबा, एक गुस्ताख दासी ने आपका जैड फीनिक्स हेयरपिन चुरा लिया है। जरा पेड़ से नीचे उतरकर देखिए तो। वह हरे शाही लिबास वाली औरत किसी कोआ की तरह पेड़ के तने को कसकर गले लगाए हुए थी। पुकार सुनकर उसने बड़ी धीमी गति से अपना सिर घुमाया, उलझन भरी नजरों से शिवांश को देखा और सिर हिलाते हुए बोली, मैं नीचे नहीं आऊंगी, मैं अभी पकी नहीं हूं। शिवांश ने हल्की सी त्योरियां चढ़ाईं, तुम्हारे पके न होने का क्या मतलब है? जाहिर था उसे यह अजीब बात समझ नहीं आई। इस पल अवनी का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका था और वह गहरे सदमे में थी। हे भगवान, वह पागल औरत जो पिछले 3 दिनों से उसके आंगन में पेड़ों पर चढ़ रही थी, वह वास्तव में अग्नि साम्राज्य की मौजूदा शाही महारानी थी। वह हर दिन इस पागल औरत के सामने बॉक्सिंग का अभ्यास करती थी और कभी कभी तो उससे गपशप भी कर लिया करती थी। इसके लिए अवनी को गुस्ताख नहीं कहा जा सकता था। सच तो ये था कि इस पागल औरत के कपड़े, रूप रंग, हाव भाव या बातों में शाही पटरानी जैसी गरिमा या आभा का एक कतरा तक नहीं था। क्या ये सचमुच महारानी है? अवनी के लिए अभी भी इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था। पूरी तरह से असली। शिवांश की आवाज में एक दृढ़ता थी। अवनी ने बुदबुदाते हुए कहा, मुझे तो ये पता भी नहीं था। तुम्हें कैसे पता चला? वह देहांतरण के जरिए यहाँ आई थी और स्वाभाविक रूप से उसे चौहान परिवार की बड़ी बेटी की यादें भी मिल गई थीं। उन यादों की गहराइयों में पागल महारानी से जुड़ी कोई भी जानकारी दूर दूर तक नहीं थी। शिवांश ने शांति से कहा, यह अग्नि साम्राज्य के भीतरी महल का एक बड़ा राज और कलंक है। भला किसी आम इंसान को इसके बारे में कैसे पता होगा? अवनी ने अपने बगल में खड़े उस शख्स को तिरछी नज़र से देखा और गहरे शक के साथ पूछा, तुम आखिर हो कौन? युवराज आर्यन की प्रेमिका? मजाक मत करो, ये तो बस एक दिखावा था। यह अजूबा यकीनन इतना सीधा नहीं था। शिवांश ने उसकी तरफ बेहद कोमल नज़रों से देखा और कहा, मैं कौन हूँ यह मायने नहीं रखता।
मायने ये रखता है कि महारानी को पेड़ से नीचे कैसे उतारा जाए, जेड फीनिक्स हेयरपिन के बारे में उनकी गवाही कैसे ली जाए और मालती को इस चोरी का दोषी कैसे साबित किया जाए। अवनी की खूबसूरत आंखों में एक तेज चमक आ गई। वह जानती थी कि शिवांश की बातों में बहुत दम था। यह मालती एक बहुत बड़ा सिरदर्द थी। जब तक उसे रास्ते से नहीं हटाया जाता, उन दोनों में से किसी को भी चैन नहीं मिलने वाला था। मालती से निपटने के 3 तरीके थे। पहला, उसे सीधे खत्म कर दिया जाए। मरे हुए लोग कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ये सबसे खराब तरीका था। दूसरा, उसे पागल करने के लिए धतूरे के जहर का इस्तेमाल किया जाए। इससे आसानी से शक पैदा हो सकता था, इसलिए यह भी एक बुरा तरीका था। तीसरा, महारानी का फीनिक्स हेयरपिन चुराने के जुर्म में कानून के हाथों उसे सजा-ए-मौत दिलवाई जाए। ये सबसे बेहतरीन तरीका था। ये सोचते हुए अवनी खुद को शिवांश की तरफ एक बार फिर देखने से नहीं रोक पाए। एक औरत से भी ज्यादा खूबसूरत दिखने वाला ये शख्स सच में बेहद चालाक था। तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रही हो? क्या तुम मुझ पर लट्टू हो गई हो? शिवांश ने एक आधी अधूरी मुस्कान के साथ अवनी को देखा और उसकी नज़रों में एक अजीब सी तपिश थी। अवनी को उसके साथ इश्कबाजी करने में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी। उसने सपाट स्वर में कहा, कृपया कुंवर सूर्यवंशी, जाकर अधीक्षक को यहाँ बुला लाइए ताकि हम आसानी से मालती का फैसला कर सकें। शिवांश के सारे रोमानी ख्यालात पल भर में काफूर हो गए। उसने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, लड़की, तुम सच में बहुत नीरस हो। अवनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। नीरस? सेना की एक ऐसी महिला जिसने इतनी कम उम्र में मेजर का पद हासिल किया हो, जिसने खून और मौत के अनगिनत खौफनाक मंजर देखे हों, जो युद्ध के मैदान में उतरी हो और जिसने अनगिनत दुश्मनों को मौत के घाट उतारा हो, क्या कोई ऐसी औरत से रोमानी जज्बातों की उम्मीद कर सकता है? ये तो महज मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही थे। ये देखकर कि अवनी किसी लकड़ी के कुंदे की तरह पूरी तरह भावशून्य थी, शिवांश बेबसी से मुस्कुराया और झिझकते हुए आंगन के दरवाजे से बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद वह अपने साथ 7-8 लोगों को लेकर लौटा। उन सब के आगे एक बेहद हट्टा कट्टा अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जो लगभग 40 साल का लग रहा था। चौकोर चेहरा, उभरी हुई गाल की हड्डियां, चौड़ी नाक और चौड़ा मुंह, वह देखने से ही बेहद खूंखार और क्रूर लग रहा था। उसकी दाईं आंख पर ऊपर से नीचे तक एक लंबा निशान था, जिसने उसके चेहरे की उस खौफनाक और शैतानी आभा को कई गुना बढ़ा दिया था। वह इस पागलखाने का अधीक्षक भैरव सिंह था। भैरव सिंह के पीछे तलवारें लिए कई रक्षक चल रहे थे। अवनी ने अपनी सुनहरी आंखें सिकुड़ीं। बस एक ही नज़र में वह समझ गई थी कि भैरव सिंह के भीतर खून का प्यासा और लोहे जैसा एक फौलादी इरादा था, जो यकीनन सेना से ही आ सकता था। नीच दासी। आंगन में कदम रखते ही भैरव सिंह की चाल किसी आंधी की तरह तेज थी और उसकी आवाज़ बादलों की गरज जैसी। उसने कड़कती आवाज़ में डांटा, किस गुस्ताख दासी की इतनी जुर्रत हुई कि उसने शाही परिवार की चीज़ें चुराने की हिम्मत की? अधीक्षक को खुद वहां आया देखकर मालती इतनी डर गई कि वह तुरंत जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी। वह जोर जोर से रोने लगी और बार बार अपना सिर जमीन पर पटकते हुए गिड़गिड़ाने लगी, अधीक्षक महोदय, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। यह जेड फीनिक्स हेयरपिन मुझ दासी ने नहीं चुराया है, मुझे ये गिरा हुआ मिला था। हु। बकवास। गिरा हुआ मिला था? तुम कैसे साबित करोगी कि यह तुम्हें मिला था? महारानी साहिबा का ये फीनिक्स हेयरपिन खुद महाराज ने उन्हें तोहफे में दिया था, यह ऐसे ही कहीं भी कैसे गिर सकता है? भैरव सिंह किसी भी उलझन में नहीं था। अपनी लंबी आस्तीनों को झटकते हुए उसका विशाल शरीर किसी पहाड़ की तरह मालती के सामने तनकर खड़ा हो गया। ऊंचाई से उसे घूरते हुए उसने गुस्से से दहाड़ लगाई, कोई है? इस नीच दासी को अंधेरे कमरे में कैद कर दो और इसे बोटी बोटी काटकर मौत के घाट उतार दो। मौत को सामने देख इंसान और भी दुस्साहसी हो जाता है। मालती ने अचानक अपना सिर उठाया और चीखकर बोली, अधीक्षक महोदय, ये दासी स्वाभाविक रूप से यह साबित नहीं कर सकती कि यह फीनिक्स हेयरपिन मुझे पड़ा हुआ मिला था, लेकिन आप में से किसने अपनी आंखों से इस दासी को यह हेयरपिन चुराते हुए देखा है? इस एक वाक्य ने भैरव सिंह की बोलती बंद कर दी। मालती की आंखों की गहराई में आत्मसंतुष्टि की एक हल्की सी चमक दौड़ गई और वह बोली, अधीक्षक महोदय, इस दासी को दोषी ठहराना असंभव नहीं है, लेकिन इसके लिए कम से कम आपको महारानी साहिबा को पेड़ से नीचे बुलाना होगा ताकि वे खुद मेरे खिलाफ गवाही दे सकें। हाँ, पूरे शाही पागलखाने में ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता था? हरे शाही लिबास वाली वह पागल औरत पूरा दिन हर आंगन के पेड़ों पर चढ़ने में बिताती थी और चाहे कुछ भी हो जाए, उसे नीचे नहीं उतारा जा सकता था। जब तक महारानी साहिबा पेड़ से नीचे आकर उसके खिलाफ गवाही नहीं दे सकती थी, तब तक वह उस खौफनाक और दर्दनाक मौत की सज़ा से बची रहेगी। आखिर मरे रहने से तो जिंदा रहना बेहतर था। भैरव सिंह का खुरदरा चेहरा सख्त हो गया और उसने मालती को बेहद गुस्से से घूरा। वह शाही आदेश के तहत पिछले 7 सालों से अधिक समय से इस पागलखाने का प्रबंधन संभाल रहा था। भला वह कैसे नहीं जानता कि यह नीच दासी क्या चाल चल रही थी? लेकिन हर फैसला तर्क और सबूत के आधार पर ही होना चाहिए था। भैरव सिंह उस हरे भरे पेड़ के पास गया। उसने ऊपर हरे शाही लिबास वाली उस औरत को देखा, अपने दोनों हाथ जोड़े और बेहद सम्मान के साथ कहा,
महारानी साहिबा, क्या मैं आपसे पेड़ से नीचे आने की विनती कर सकता हूँ? इस अधिकारी को एक बहुत ज़रूरी काम है और उसे आपकी मदद चाहिए। हरे लिबास वाली उस औरत ने अपना सिर हिला दिया। उसकी आंखें किसी मासूम बच्चे की तरह बिल्कुल साफ और पारदर्शी थीं। मैं नीचे नहीं आऊंगी, मैं नीचे नहीं आ सकती। महारानी साहिबा के पागलपन की देखभाल हमेशा भैरव सिंह ने व्यक्तिगत रूप से की थी। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि महारानी की समझ किसी 7 साल के बच्चे से अलग नहीं थी। कोई उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था, उन्हें बस प्यार से फुसलाया जा सकता था। महारानी साहिबा, कृपया नीचे आ जाए। नहीं, लेकिन महारानी साहिबा, तुम काले हो, एक सड़े हुए फल की तरह। तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। काले कपड़े पहने खड़े भैरव सिंह के मुंह का कोना अजीब तरह से फड़कने लगा। ये देखकर अवनी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वह सोच रही थी कि क्या इस महारानी साहिबा की नज़रों में हर कोई एक फल था। हरे कपड़े पहनने वाले कच्चे फल थे, लाल कपड़े पहनने वाले पके हुए फल थे, काले कपड़े पहनने वाले सड़े हुए फल थे, तो फिर सफ़ेद कपड़े पहनने वाले क्या थे? अवनी ने शिवांश की ओर एक व्यंग्यात्मक नज़र डाली। अचानक उसके मन में एक शरारत सूझी। उसने शिवांश का कंधा पकड़ा और पेड़ पर बैठी उस औरत से पूछा, महारानी साहिबा, ज़रा बताइए तो, ये किस तरह का फल है? हरे शाही लिबास वाली औरत ने अपना सिर थोड़ा तिरछा किया। उसने चांदनी जैसे सफ़ेद कपड़े पहने शिवांश को कुछ पल तक घूरा और फिर बड़ी मासूमियत से बोली, यह एक छिला हुआ फल है। हा 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 हा। अवनी खुद को रोक नहीं पाए और ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाने लगी। हंसते हंसते उसका खुद पर से सारा नियंत्रण ही खो गया था। शिवांश ने उसे हल्की सी शिकायत भरी नज़र से देखा। उसकी बेइंतहा खूबसूरत आंखों में बेबसी की एक झलक साफ दिखाई दे रही थी। ऐसे वक्त में भी तुम मुझे चिढ़ा रही हो? प्यारी अवनी, तुमने सच में हद कर दी है। अगर किसी और ने उसके साथ ऐसी जुर्रत की होती तो वह अब तक किसी कब्रिस्तान में दफन होता। लेकिन न जाने क्यों वह चाहकर भी इस नटखट लड़की पर गुस्सा नहीं कर पा रहा था। मुझे उस नाम से मत बुलाओ। अवनी ने शिवांश को घूरते हुए अपनी आंखें घुमाईं। फिर वह भैरव सिंह की ओर मुड़ी और बोली, अधीक्षक महोदय, क्यों ना आप मुझे एक मौका दें? शायद मैं महारानी साहिबा को नीचे आने के लिए मना लूं। भैरव सिंह इसी बात को लेकर परेशान था। जब अवनी ने खुद मदद की पेशकश की तो वह थोड़ा हैरान हुआ। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ये कर पाओगी? अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, महारानी साहिबा पिछले 3 दिनों से लगातार मेरे आंगन के पेड़ पर चढ़ने आ रही हैं, जिसका मतलब है कि हमारा कोई तो जुड़ाव है। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि यह काम करेगा या नहीं? भैरव सिंह ने गहराई से अवनी की आंखों में देखा। ये लड़की क्या ये हमेशा से बुरी तरह पागल नहीं थी? फिर अचानक इसकी आंखें इतनी साफ और सुलझी हुई कैसे लग रही हैं? एक पागल इंसान की पुतलियां हमेशा अस्थिर होती हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि यह ठीक हो गई हो? ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। आगे बढ़ो। भैरव सिंह ने अंततः सहमति में सिर हिलाया। अवनी ने हामी भरी। पेड़ के पास जाकर सीधे महारानी साहिबा को मनाने के बजाय वह मुड़ी और अपने कमरे में चली गई। उसने अलमारी से एक बड़ा सा लाल चोगा निकाला। चौहान परिवार की बड़ी बेटी को लाल रंग से गहरा लगाव था। उसकी अलमारी के लगभग सारे कपड़े लाल ही थे, जिनमें सिंदूरी लाल, गुड़हलसा लाल, हल्का लाल, रूबी लाल और गुलाबी लाल जैसे दर्जनों शैद शामिल थे। चोगे को हाथ में पकड़े अवनी बड़ी फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गई। महारानी साहिबा अजनबियों से बहुत चौकन्नी रहती थीं, लेकिन उन्हें अवनी से कोई खास गुरेज नहीं था, जो हर दिन उनके सामने बॉक्सिंग का अभ्यास करती थी। इसलिए उन्होंने अवनी को अपने करीब आने दिया। अवनी ने आग जैसे लाल और नर्म फर वाले उस चोगे को महारानी साहिबा के कंधों पर उड़ा दिया। उसने बड़े प्यार से उसकी डोरियां बांधी और चोगे को उनके शरीर पर अच्छी तरह लपेट दिया। लीजिए महारानी साहिबा, अब आप भी पक गई हैं, बिल्कुल मेरी तरह। चलिए। महारानी साहिबा ने अपने पहने हुए उस लाल चोगे को बड़ी खुशी से देखा और प्यार से उसे सहलाने लगीं। महारानी साहिबा, अब कृपया नीचे चलिए। अगर पके हुए फल ज्यादा देर तक पेड़ पर रहें तो वे सड़ जाते हैं। फिर वे भी अधीक्षक भैरव सिंह की तरह एक काले सड़े हुए फल में बदल जाएंगे। महारानी साहिबा ने घृणा भरी नज़रों से भैरव सिंह को देखा और फिर एक खिलखिलाती मुस्कान के साथ अवनी की तरफ मुड़ी। ठीक है, नीचे चलते हैं। इतना कहते ही महारानी साहिबा ने पेड़ की टहनी पर कसी अपनी पकड़ ढीली कर दी और एक पके हुए फल की तरह खुद को सीधे नीचे गिरने दिया। जल्दी, महारानी साहिबा को पकड़ो। भैरव सिंह हैरानी से चीख पड़ा और तलवारें लिए 6-7 रक्षक तुरंत आगे दौड़े। लेकिन वे चाहे कितने भी तेज क्यों न हो, अवनी की फुर्ती का मुकाबला नहीं कर सकते थे। अवनी ने पलक झपकते ही महारानी साहिबा की पतली कमर को थाम लिया और फिर 2 मीटर ऊंची उस मोटी टहनी से छलांग लगा दी। वह बेहद सधे हुए कदमों के साथ महारानी को लेकर सुरक्षित जमीन पर उतरी। ये देखकर हर किसी ने राहत की एक गहरी सांस ली। महारानी साहिबा, क्या ये ज़ेड फीनिक्स हेयरपिन आपका है? अधीक्षक भैरव सिंह ने सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाया और दोनों हाथों से वह बेशकीमती हेयरपिन उनके सामने पेश किया। यह मेरा है।
महारानी साहिबा का ध्यान तुरंत उस ओर खींच गया और वे खुशी से झूम उठीं। उन्होंने भैरव सिंह के हाथ से वह हेयरपिन झपट लिया और धीरे से बुदबुदाई, यह मेरा है। ये प्यार की वह निशानी है जो सूर्य प्रताप ने मुझे दी थी। ये नाम सुनते ही वहां मौजूद हर किसी के चेहरे का रंग बदल गया। सूर्य प्रताप अग्नि साम्राज्य के सम्राट का नाम था। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जो उन्हें उनके असली नाम से पुकारने की हिम्मत कर सके। ये बात साफ थी कि ये महारानी साहिबा कभी सम्राट के बेहद करीब और उनकी चहेती रही होंगी। भैरव सिंह के चेहरे के भाव सख्त हो गए। उसने मालती की ओर इशारा करते हुए कहा, तो फिर मैं महारानी साहिबा से यह याद करने का कष्ट करने की विनती करूंगा कि क्या ये ज़ेड फीनिक्स हेयरपिन इसी नीच दासी ने चुराया था। तब जाकर महारानी साहिबा की नज़र ज़मीन पर घुटनों के बल बैठी और बुरी तरह कांपती हुई मालती पर पड़ी। उनकी बादाम जैसी आंखें पल भर में फैल गईं और वे चीख पड़ीं, आह! ये वही है। कुछ दिन पहले बगीचे में इसी ने पीछे से मेरे बाल खींचे थे। मुझे बहुत दर्द हुआ था। मालती का चेहरा राख की तरह सफ़ेद पड़ गया था और अब उसके पास सफाई देने के लिए कुछ नहीं बचा था। वह सुबकते हुए लगातार अपना सिर जमीन पर पटकने लगी और रहम की भीख मांगते हुए बोली, महारानी साहिबा, उस दिन इस दासी को आपकी असल पहचान नहीं पता थी। मुझे लगा कि आप बस कोई। क्या लगा तुम्हें? कि ये बस कोई आम पागल औरत हैं। अवनी ने मालती की बात बीच में ही काट दी और ताना मारते हुए बोली, हालात देखकर तो यही लगता है कि तुमने इस तरह की छोटी मोटी चोरियां पहली बार नहीं की हैं। तुम पक्का एक आदतन चोर हो। भैरव सिंह की नज़रें सर्द हो गईं और उसने अपनी भारी आवाज़ में आदेश दिया, इस नीच दासी के कमरे की तलाशी लो। जी जनाब। 6-7 रक्षकों में से 4 तुरंत वहां से चले गए। 10 मिनट बाद जब वे लौटे तो उनके हाथों में एक गठरी थी। जैसे ही वह गठरी खोली गई, कई तरह के गहने और आभूषण खनखनाहट के साथ जमीन पर गिर पड़े। कुल मिलाकर वे 1 दर्जन से भी ज्यादा थे। भैरव सिंह का चेहरा अब और भी खौफनाक हो गया। इस पापी दासी को घसीटकर अंधेरे कमरे में ले जाओ और इसे बोटी बोटी काटकर मौत के घाट उतार दो। भैरव सिंह एक दुनियादार और अनुभवी इंसान था। वह साफ देख सकता था कि ये सभी गहने बेहद कीमती थे और कुछ पर तो रसूखदार कुलीन परिवारों के शाही निशान तक छपे हुए थे। रक्षकों ने मालती को कसकर जकड़ लिया और उसके शरीर को जमीन पर घसीटा जाने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन उसकी छोटी छोटी आंखें किसी जहरीले सांप की तरह बेहद ठंडी और पागलपन भरी नजरों से अवनी को घूर रही थीं। वह हर हाल में बदला लेना चाहती थी। अधीक्षक महोदय, ये दासी मौत की सज़ा के लायक है, लेकिन यह अवनी चौहान भी गुनहगार है। इसने काव्या को अपाहिज कर दिया, उसे जहर खिलाया और उसे पागल बना दिया। मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस मामले में भी निष्पक्ष न्याय करें। चूंकि अब उसे मरना ही था, तो क्यों न वह अपना पूरा जोर लगा दे और किसी और को भी अपने साथ ले डूबे, ताकि नरक के सफ़र में कोई तो उसका साथ निभाने के लिए मौजूद रहे। भैरव सिंह एक पल के लिए सन रह गया। उसकी नज़रें अवनी की तरफ घूमी और उसने पूछा, क्या ये सच है? अवनी बड़ी शांति से मुस्कुराए और सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, ये सच नहीं है। भैरव सिंह ने पूरे आधे मिनट तक अवनी को घूरा। फिर उसके चौड़े होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई और यहाँ तक कि उसकी दाईं आंख पर बना वह खौफनाक निशान भी पहली बार थोड़ा नरम पड़ गया। तो फिर ठीक है। ये सुनकर अवनी दंग रह गई। बस इतना ही? अधीक्षक का बस यही जवाब था। वह तो शब्दों की एक भीषण जंग लड़ने और सब कुछ सिरे से नकारने के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन भैरव सिंह ने उसे इतनी आसानी से छोड़ दिया। इससे तो उसे अपने भीतर के उस जोशीले लड़ाकू को बाहर निकालने का मौका ही नहीं मिला। अधीक्षक महोदय, आपके कहने का क्या मतलब है? मालती की आवाज़ तीखी थी और उसका स्वर पूरी तरह बदल चुका था। ये सरासर अन्याय है। आप अवनी चौहान को कैसे बचा सकते हैं? उसे तुरंत सजा दीजिए। भैरव सिंह के चेहरे पर आई वह नरमी किसी खिलते हुए फूल की तरह बस पल भर के लिए थी। जब वह मालती की तरफ मुड़ा तो वह तुरंत पहले की तरह खूंखार और डरावना हो गया। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? अगर नहीं है तो अपना मुंह बंद रखो। इस पागलखाने में अगर एक और पागल बढ़ भी गया तो इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? भैरव सिंह के शरीर से अचानक किसी विशाल पर्वत के गिरने जैसी उन्मादी ऊर्जा फ्रेंसी की एक भयंकर लहर उठ खड़ी हुई। मालती इसका सामना करने के बिल्कुल भी लायक नहीं थी। इस भारी दबाव से उसकी आत्मा तुरंत घायल हो गई। उसके मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा और उसकी आधी से ज्यादा जान वहीं निकल गई। रक्षकों ने मालती को घसीटते हुए बाहर निकाला और उसे सजा-ए मौत देने के लिए उस अंधेरे कमरे की तरफ ले गए। महारानी साहिबा को भी पूरी सावधानी और सम्मान के साथ उनके कमरे में वापस पहुंचा दिया गया और पागल हो चुकी काव्या को भी वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। आखिरकार इस पूरे तमाशे का पूरी तरह से अंत हो गया। अब उस विशाल आंगन में केवल अवनी चौहान और शिवांश सूर्यवंशी ही बचे थे। आखिरकार थोड़ी शांति मिली। शिवांश का मिजाज काफी खुशनुमा लग रहा था। उसने न जाने कहां से मदिरा की एक सुराही निकाली और फिर किसी जादू की तरह उसके हाथों में जैद हरे कीमती पत्थर के 2 प्याले आ गए। उसने उन्हें आंगन में रखी पत्थर की मेज पर रखा और बोला, प्यारी अवनी, आओ, जश्न मनाने के लिए मेरे साथ एक घूंट पियो।
मदिरा की उस मादक महक ने अवनी को अपनी ओर खींच लिया। अपने पिछले जीवन में उसे 1000 प्याले पीने वाली पियक्कड़ के नाम से जाना जाता था। सेना में उसने कभी भी मर्दों के साथ पीने के किसी भी मुकाबले में हार का मुंह नहीं देखा था। वह अकेले ही बड़ी से बड़ी मंडली को आसानी से धूल चटा देती थी। वह बड़े ही बेपरवाह अंदाज में शिवांश के सामने बैठ गई। उसने जैद का वह प्याला उठाया और एक ही घूंट में उसे पूरा खाली कर दिया। इसका स्वाद बहुत बेहतरीन है, तारीफ करते हुए अवनी की सुनहरी आंखें खुशी से चमक उठीं। वह मदिरा बहुत तेज थी, उसमें एक हल्की नीली चमक थी और उसकी महक बेहद गहरी थी। उसे निगलने के बाद ऐसा महसूस हुआ मानो उसके शरीर के अंदरूनी अंगों में आग लग गई हो, जो उसके शरीर की हर नस और मांसपेशी में तेजी से दौड़ रही हो। हा, इसे मैंने अपने ही हाथों से बनाया है तो जाहिर है कि यह खराब तो बिल्कुल नहीं होगी। शिवांश जोर से ठहाका लगाते हुए हंसा। उन दोनों ने एक के बाद एक कई प्याले पिए। देखते ही देखते मदिरा की वह पूरी सुराही खाली हो गई। शिवांश पर हल्का सा नशा छाने लगा था और अनजाने में ही वह थोड़ा ज्यादा बातूनी हो गया। प्यारी अवनी, क्या तुम जानती हो कि हम जिस पंचतत्व महाद्वीप में रहते हैं उसके ये 5 तत्व कौन कौन से हैं? अवनी ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, जाहिर है 5 तत्व स्वर्ण धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी हैं। शिवांश ने अपनी तीखी आंखें सिकुड़ी और हैरानी से पूछा, तुम्हें ये किसने बताया? अवनी ने शिवांश को इस तरह देखा मानो वह कोई बेवकूफ़ हो और बोली, क्या ये जानने के लिए मुझे किसी के बताने की ज़रूरत है? ये तो बुनियादी सामान्य ज्ञान है। ठीक है। ये सुनते ही शिवांश का नशा तुरंत काफ़ी हद तक उतर गया और उसका दिमाग शीशे की तरह एकदम साफ हो गया। उसने अवनी को गहराई से घूरते हुए कहा, ऐसा नहीं है। हमारे महाद्वीप के 5 मुख्य तत्व बिजली, वज्र, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी हैं। नौजवान, तुमने कुछ ज़्यादा ही पी ली है। ये तो सिर्फ मदिरा की एक सुराही है, मेरी क्षमता तो 20 मटकों की है। शिवांश की तरफ देखते ही अवनी के चेहरे के शरारती भाव गायब हो गए। सच में वह बिल्कुल नशे में नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह जो कह रहा था वह सच हो? क्या यहाँ स्वर्ण तत्व नहीं है? बेहद दुर्लभ, मानो ना के बराबर। शिवांश ने मदिरा की एक और सुराही निकाली, प्याले को ऊपर तक भरा और समझाते हुए बोला, तुम्हारे पास केवल पहले स्तर की फ्रेंजी की हुई ऊर्जा है, इसलिए तुमने अभी तक तत्वों के इस रहस्यमय संसार में कदम नहीं रखा है। जब तुम दूसरे स्तर की फ्रेंजी की हुई हासिल कर लोगी, केवल तभी तुम इन 5 तत्वों की युद्ध कलाओं की साधना कर सकोगी। अवनी ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी। हालांकि उसे इस शरीर की असली मालकिन की यादें मिल गई थीं, लेकिन उस चौहान परिवार की बेटी की साधना का स्तर इतना नीचा था कि वह किसी काम की नहीं रह गई थी। उसे इस साधना के बारे में बहुत ही कम जानकारी थी। इस पंचतत्व महाद्वीप में युद्ध कलाओं को पूजा जाता है और हर कोई फ्रेंजी क्यूई की साधना करता है। तुम अभी केवल इसके शुरुआती स्तर पर हो। फ्रेंजी क्यूई के 9 स्तरों की कड़ी साधना करने के बाद ही तुम असली शक्ति की दहलीज पर कदम रख सकती हो। अवनी का मदिरा पीने वाला हाथ बीच में ही रुक गया। दूसरे शब्दों में, वह अभी फ्रेंजी क्यूई के पहले स्तर पर थी, यानी शक्ति की इस दुनिया में सबसे निचले पायदान पर। वह अभी 9वें स्तर से बहुत दूर थी। अवनी को इस तरह खामोश देखकर शिवांश ने पूछा, प्यारी अवनी, क्या तुम साधना करना चाहती हो? अवनी की सुनहरी आंखों में एक तेज चमक आ गई और वह पूरे आत्मविश्वास से बोली, बिल्कुल, मैं करना चाहती हूँ। शिवांश मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। लेकिन अवनी अच्छी तरह जानती थी कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? अवनी ने अपनी भौं उचकाई, उसकी आंखों में सोने की एक गहरी चमक कौंध गई। तुम्हारा असली मकसद क्या है? शिवांश ने अपने दाहिने हाथ में पकड़े जैद के प्याले को हल्के हल्के घुमाया। उसके चेहरे पर एक बेहद शांत और फुर्सत भरा भाव था। उसने बड़ी बेबाकी से कहा, मेरा मकसद, जाहिर है, रक्षा मंत्री की सबसे बड़ी बेटी के रूप में तुम्हारी पहचान है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे अंदर मुझे इस पागलखाने से बाहर निकालने की काबिलियत है। अवनी ने अपनी पलकें तक नहीं उठाईं और सपाट स्वर में बोली, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? अगर तुम सच में यहाँ नहीं रुकना चाहते तो भला यह मामूली सा शाही पागलखाना तुम जैसे महान देवता को कैसे रोक सकता है? वह ये बात पहले ही भांप चुकी थी। इस शिवांश सूर्यवंशी को मालती की चोरी के बारे में बहुत पहले ही पता चल गया होगा, लेकिन उसने इसका पर्दाफाश करने के लिए आज का ही दिन चुना। वह कह रहा था कि उसकी दासी उसे परेशान करती थी और उसने तो धतूरे का जहर भी चुराया था। लेकिन सच तो ये था कि अगर वह चाहता तो मुझसे मिलने से पहले ही मालती रूपी इस भारी सिरदर्द से छुटकारा पाने के उसके पास अनगिनत मौके रहे होंगे। शिवांश ने बड़ी मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा, प्यारी अवनी, मुझे यहाँ युवराज आर्यन द्वारा लाया गया था। मुझ पर ऐसे गलत इल्ज़ाम मत लगाओ। अवनी की आंख फड़क उठी। नाटकबाज, करते रहो नाटक। यह इंसान तो अभिनय का कोई बहुत बड़ा महारथी है। ये देखकर कि अवनी को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, शिवांश की तीखी आंखों में चालाकी की एक बिजली सी कौंध गई। फिर उसने कहा, तो ऐसा करते हैं, चलो हम एक सौदा करते हैं।
मैं तुम्हें साधना करना सिखाऊंगा और इसके बदले तुम उस युवराज आर्यन रूपी महामारी से छुटकारा पाने में मेरी मदद करोगी। कहो, कैसा रहेगा? अवनी की खूबसूरत भौहें तुरंत सोच में सिकुड़ गईं। ये काम काफी मुश्किल था। पहली बात, युवराज आर्यन मौजूदा सम्राट का छोटा भाई था और उसका रुतबा बेहद ऊंचा था। चौहान परिवार की मौजूदा ताकत को देखते हुए वे उससे उलझना तो दूर, उसके मामलों में दखल देने के लायक भी नहीं थे। दूसरी बात, युवराज आर्यन एक वहमी और बेहद अहंकारी इंसान था। ये बात इसी से साबित होती थी कि उसने शिवांश को एक मर्द मानने से पूरी तरह इनकार कर रखा था। शिवांश ने उस पर कोई दबाव नहीं डाला, बल्कि वह खामोशी से अपनी मदिरा पीता रहा और इंतजार करने लगा। वह एक शिकारी था। एक कुशल शिकारी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बिना कोई भावना दिखाए बहुत लंबे समय तक घात लगाकर बैठ सकता है। मुझे मंजूर है। कुछ मिनटों बाद अवनी ने सहमति में सिर हिलाया और इस तरह उनका ये सौदा तय हो गया। बहुत अच्छे। शिवांश मुस्कुराया। उसकी वह मुस्कान उसकी आंखों तक पहुंच गई थी और आस्तीन में छिपे उसके दूसरे हाथ ने उत्साह से मुट्ठी भींच ली। अवनी ने पूछा, परंपरा के अनुसार क्या मुझे अब तुम्हें गुरु नहीं कहना चाहिए? शिवांश ने अपना सिर हिलाया और बोला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा रिश्ता महज एक सौदे का है। इसके अलावा मैं तुमसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हूं और मैं तुम्हारा कोई बड़ा बुजुर्ग बनकर नहीं रहना चाहता। ठीक है, चलो पहले तुम्हारी प्रतिभा का परीक्षण करते हैं ताकि मैं तुम्हारी खूबियों के अनुसार एक सही साधना की योजना तैयार कर सकूं। शिवांश ने अपना दाहिना हाथ घुमाया और एक पारदर्शी स्फटिक जैसा प्रतिभा पाषाण बाहर निकाला। ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में लगभग 30 सेंटीमीटर का एक बिल्कुल चौकोर पत्थर था। अपने दोनों हाथ इस पर रखो, अपना ध्यान पूरी तरह केंद्रित करो और सब ठीक हो जाएगा। अवनी ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। उसने उस प्रतिभा पाषाण को अपने दोनों हाथों से सीने के करीब पकड़ लिया। एक पूरी तरह से प्रशिक्षित मेजर जनरल के लिए इतने गहरे स्तर का ध्यान केंद्रित करना कोई बड़ी बात नहीं थी। वूश वूश वूश। अचानक उस प्रतिभा पाषाण के भीतर 3 चकाचौंध कर देने वाले रंग उभर आए। एक चमकता हुआ गहरा लाल, एक हरा भरा पन्ना जैसा हरा और एक लहरें मारता हुआ गहरा नीला रंग। शिवांश हैरानी से चीख पड़ा, अग्नि, लकड़ी और जल तत्व की प्रतिभा। 2 तत्वों की प्रतिभा होना ही अपने आप में बहुत दुर्लभ होता है, लेकिन 3 तत्वों की प्रतिभा का होना तो और भी ज्यादा चमत्कारिक और असाधारण बात थी। वूश वूश। तभी उस चमत्कारी पत्थर में 2 और रंग भर गए, एक गहरा मटमैला पीला और एक आंखों को चुंधिया देने वाला आसमानी नीला रंग। शिवांश पूरी तरह से सन्न रह गया। उसने मेज पर अपना हाथ जोर से पटका और खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ हैरानी से काफ़ी ऊंची हो चुकी थी, इसमें तो पृथ्वी और बिजली वज्र भी है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे भीतर सारे तत्वों की प्रतिभाएं अपने चरम पर हैं? वे 5 चकाचौंध करने वाले और जीवंत रंग उस पारदर्शी प्राकृतिक पत्थर में इस तरह भर गए थे मानो बारिश के बाद आसमान में सतरंगी इंद्रधनुष खिल उठा हो। अवनी खुशी से झूम उठी। सभी तत्वों पर पूरी तरह से महारत। ये सुनने में ही कितना अद्भुत लग रहा था। वह पल भर में एक नए आत्मविश्वास से भर गई। 1 मिनट रुको, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। शिवांश का उत्साह पल भर में ठंडा पड़ गया। वह नीचे झुका और अवनी के हाथों में पकड़े उस प्रतिभा पाषाण को गहराई से घूरने लगा। उसकी भौहें अब सोच और उलझन में कसकर सिकुड़ती जा रही थीं। स्वर्ण धातु तत्व का क्या हुआ? प्रतिभा पाषाण ने स्वर्ण तत्व के प्रति कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिखाई? उसने अवनी में दिलचस्पी इसीलिए ली थी क्योंकि उसे लगा था कि उसके पास वह पौराणिक परम स्वर्ण दिव्यकाया है जो करोड़ों सालों में केवल एक ही बार देखने को मिलती है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने उसे परखने में कोई बड़ी भूल कर दी हो? थोड़ा और ध्यान केंद्रित करो। शिवांश के चेहरे पर लगातार बढ़ती गंभीरता को देखकर अवनी को आभास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। एक अनहोनी की आशंका के साथ उसने सिर हिलाया। ठीक है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने 21वीं सदी के युद्ध के मैदानों में हवा में अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान उड़ाने के उस रोमांचक एहसास को याद किया। उस समय की वह गहरी एकाग्रता जहां उसके शरीर की हर नस खींची हुई और सतर्क रहती थी, वह अवस्था पल भर में उसके भीतर लौट आई। शू! एक बेहद धीमी और हल्की सी आवाज़ गूंजी। प्रतिभा पाषाण के ठीक बीचों बीच धागे जैसी पतली एक सुनहरी रोशनी उभर आई। जैसे ही वह सुनहरी रोशनी प्रकट हुई, शिवांश खुशी से झूम उठा। लेकिन अगले ही पल वह पतली सी सुनहरी रोशनी किसी अधमरी लौ की तरह बस टिमटिमाती रही। उसमें न तो कोई उभार आया और न ही उसका आकार बढ़ा। ये देखकर शिवांश का सारा उत्साह पल भर में हवा हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? शिवांश बुरी तरह हताश था। परम स्वर्ण दिव्य काया की धातु तत्व के प्रति प्रतिक्रिया बेहद तीव्र और शक्तिशाली होनी चाहिए थी, लेकिन बाल जितनी पतली इस सुनहरी रोशनी का आखिर क्या मतलब था? ठीक है, परीक्षण पूरा हुआ। ये निर्देश सुनते ही अवनी ने प्रतिभा पाषाण को नीचे रख दिया। उसने राहत की एक लंबी सांस ली। वह मानसिक रूप से काफ़ी थकान महसूस कर रही थी। उसे आराम की ज़रूरत थी, लेकिन अपनी थकान से ज़्यादा उसे परीक्षण के नतीजों की चिंता थी।
इसलिए उसने तुरंत पूछा, कुंवर सूर्यवंशी, परीक्षण कैसा रहा? शिवांश ने उसे ध्यान से घूरा और कहा, प्यारी अवनी, तुम्हारे शरीर में कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी नाड़ियों की गहराई से जांच करनी होगी। जांच कैसे करनी है? अपना हाथ मुझे दो। अवनी ने बेपरवाही से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। वह मूल रूप से एक सैन्य चिकित्सक थी जो पारंपरिक जड़ी बूटियों और आधुनिक चिकित्सा दोनों में माहिर थी। सामने वाला जिस तरह से नब्ज टटोलकर जांच करना चाहता था, वह आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा में नाड़ी पकड़ने के तरीके जैसा ही था। बिल्कुल वैसा ही हुआ। शिवांश ने उसकी दाहिनी कलाई की नाड़ी पर अपनी 2 उंगलियां रख दीं। समय बीतता गया। शिवांश के चेहरे के भाव और भी ज्यादा खौफनाक और गंभीर होते गए। उसने अपनी शुद्ध, शक्तिशाली ऊर्जा फ्रेंजी क्यू की एक धारा से उसकी नाड़ियों में गहराई तक पड़ताल की। वह ऊर्जा उसकी रक्तवाहिकाओं और नाड़ियों से होते हुए ऊपर की ओर उसकी रीढ़ की हड्डी तक पहुंच गई। तब जाकर उसे इस खौफनाक सच्चाई का पता चला कि उसकी रीढ़ की हड्डी के भीतर मौजूद दिव्य मज्जा को पूरी तरह से सोख लिया गया था। रीढ़ की अंदरूनी दीवार पर बस उसकी एक बहुत ही पतली सी परत बची थी। रीढ़ की हड्डी मानव शरीर के सबसे अहम हिस्सों में से एक होती है। रीढ़ की हड्डी के भीतर मौजूद मज्जा, जिसे साधना की दुनिया में दिव्य मज्जा कहा जाता है, उसी में इंसान की जन्मजात प्रतिभाएं और शक्तियां बसती हैं। जिनके पास अग्नि तत्व की प्रतिभा होती है, उनकी दिव्य मज्जा लाल होती है। जल तत्व वालों की दिव्य मज्जा नीली होती है। इसी तरह परम स्वर्ण दिव्य काया वाले इंसान की दिव्य मज्जा पूरी तरह से सुनहरी होती है। इस समय शिवांश ने महसूस किया कि अवनी की वह रीढ़ की हड्डी, जो पूरी तरह से खोखली हो चुकी थी, उसके अंदर दिव्य मज्जा का बस एक नगण्य सा हिस्सा बचा था, जिसका रंग सुनहरा था। उसका अनुमान बिल्कुल सही था। वह सचमुच परम स्वर्ण दिव्य काया की इकलौती मालकिन थी। लेकिन अफसोस, उसकी दिव्य मज्जा को जबरदस्ती निकाल लिया गया था। साधना की दुनिया में किसी और की प्रतिभा को इस तरह से बलपूर्वक छीनना एक बेहद घिनौना अपराध माना जाता था, जिसकी हर तरफ कड़ी निंदा की जाती थी। आखिर वह कौन था जिसने दुनिया की परवाह किए बिना इतना जघन्य और नीच काम करने की हिम्मत की? और उससे भी बड़ी बात, वह कौन था जिसने उससे पहले ही अवनी की इस परम स्वर्ण दिव्य काया का ये गहरा राज जान लिया था? अब समझ में आया कि पूरे महाद्वीप को चौंका देने वाली इस सर्वोच्च प्रतिभा के होने के बावजूद 14 साल की उम्र में भी वह महज पहले स्तर की शुरुआती साधक क्यों थी। प्यारी अवनी, तुम्हारी दिव्य मज्जा किसने चुराए? शिवांश की तीखी आंखों में गुस्से की आग धधक उठी। उसने अवनी की नाजुक कलाई को कसकर जकड़ लिया। उसकी वह भारी और खौफनाक आवाज़ ऐसी लग रही थी मानो नरक की गहराइयों से कोई शैतान बोल रहा हो। अगर उसे वह इंसान मिल गया तो वह उसे 100 बार तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतारेगा। दिव्य मज्जा चुराए? कौन सी दिव्य मज्जा? अवनी की सुनहरी आंखें एकदम पारदर्शी और साफ थीं। उसके खूबसूरत और शांत चेहरे पर पूरी तरह से उलझन छाई हुई थी। शिवांश ने जैसे ही अवनी की नाड़ी पकड़ी, उस अजेय देवता के रोंगटे खड़े हो गए। अवनी कोई नाकारा लड़की नहीं थी। उसके पास तो करोड़ों सालों में एक बार मिलने वाली परम स्वर्ण दिव्य काया थी। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसकी रीढ़ की हड्डी से उसकी सारी शक्तियां, उसकी दिव्य मज्जा, किसी ने बड़ी बेरहमी से नोच ली थी। आखिर कौन था वो गद्दार जिसने इतनी बड़ी साजिश रची? और जब अवनी को अपनी चुराई गई शक्तियों का सच पता चलेगा, तो वो इस साम्राज्य में कैसा खूनी कोहराम मचाएगी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।